Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Amna Saleem and I am here to present my topic that is about diabetes mellitus. आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस और जिसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। हम देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन क्या है, इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि इसको हम क्लिनिकली किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, डायबिटीज़ को डायग्नोसिस यानी इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे पता लग सकता है, तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं वो देखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री के इसकी हिस्ट्री क्या है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, माहौल का क्या असर पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन यानी कि इसकी पेचीदगियाँ क्या क्या होंगी, रिस्क फैक्टर के किस क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं एंड एट द एंड हम इसके बारे में देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि हम इसकी तदाबीर किस तरह से कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि करेक्टराइज बाय अ स्टेट ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम अ डाइवर्सिटी ऑफ एटियोलॉजीज इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक। डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली ग्रुप है डिजीज़ का, बीमारियों का, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं। एक स्टेट होती है क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की, जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डाइवर्सिटी ऑफ एटियोलॉजीज, यानी कि बहुत सी वजह से इसके कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। या तो ये इन्वायरमेंटल हो सकता है, माहौल की वजह से, या जेनेटिक यानी जीन्स में कोई डिफेक्ट आ गया है उसकी वजह से। Underlying cause of diabetes is the defective production of insulin, a hormone that controls glucose, fat and amino acid metabolism. इसकी जो वजह है डायबिटीज़ की वो ये है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं होता। इंसुलिन वो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को, हमारी बॉडी के फैट्स के लेवल को और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म यानी जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं बॉडी में उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स कि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो रहे होते। इसके अलावा इट मे बी ड्यू टू एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन है वो या तो कम होगा या फिर सेलुलर रेसिस्टेंस टू इंसुलिन, या जो सेल है वो इंसुलिन को प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं कर पाएगा। रेसिस्टेंस मीन्स रिकावर्ट के सेल्स उसको प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी जो टाइप 1 है जिसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। एक्चुअली ये क्या होती है, ये ना जेनेटिक्स में होती है, यानी कि जीन्स के थ्रू हमें आ सकती है और ये सडन अचानक होती है। और इट मे बी ड्यू टू वायरस, यानी कि वायरस का कोई वायरल अटैक हुआ है तो पर्सन को ये हो सकती है। और ये ज़्यादातर होती है अडल्ट्स में भी होती है, लेकिन 15 साल से कम उम्र लोगों में भी ज़्यादा होती है। इसकी जो वजूहात ही हैं कि इम्यून सिस्टम का डिफेक्ट हो सकता है, कि जो क़ुव्वत मदाफ़ती सिस्टम है उसमें डिफेक्ट आ जाए, और जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स यानी जो पैंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो टाइप 2 है जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, एक्चुअली ये एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी विरासती मिलता है। आफ्टर 40 एज ये ज़्यादातर लोगों में होता है कि 40 साल की उम्र में से ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाती है उनमें होता है। और ऐसे पेशेंट्स की ये है कि ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो उनकी वहाँ पे बॉडी में इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन जो उनके सेल्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, इंसुलिन का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते। इसकी जो थर्ड टाइप है वो है मैलन्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जो है ये यंग ऑनसेट में होती है। और इसमें यह है कि जो बीएमआई होता है, बॉडी का वेट एंड हाइट जो हम देखते हैं तो वो लो होता है, कम होता है, और इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशंस और मे बी ड्यू टू द लो विटामिन डी एंड सम अदर टाइप्स सच एज दी सेकेंडरी टू पैंक्रियाटिक हार्मोनल। कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं जो कि सेकेंडरी होती हैं, पैंक्रियाटिक हार्मोनल हो गई, हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, पैंक्रियास के इश्यूज़ की वजह से, ड्रग इंड्यूस, कोई ड्रग्स लिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, या फिर कोई जेनेटिक्स की वजह से जीन्स कोई हैं उनमें ख़राबी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, यानी कि इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। जो इसकी तशख़ीस हमने इसको डायग्नोस करना है वो हम देखते हैं इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये क्या करता है, ये बॉडी के रिस्पॉन्स को मेजर करता है टू ग्लूकोज, कि ग्लूकोज
की तरफ बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। यानी कि हम ये ज़्यादातर टाइप 2 को डायग्नोस करने के लिए भी करते हैं और इसको कहते हैं 2 और ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है 2 घंटे के बाद ऑफ 140 टू 199 मिलीग्राम। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग इस एक्चुअली ये टेस्ट करते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए करते हैं ये टेस्ट और उसको डायग्नोस करते हैं। अब नॉर्मल जो लेवल होता है शुगर का वो होता है 139 या बिलो और प्री डायबिटिक होता है 140 टू 199 और इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस में जो लेवल है वो 140 टू 199 आता है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है। और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो फिर 200 या इसके अबव इसकी वैल्यू आती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज नाइटस। एक्चुअली जो गेस्टेशनल डायबिटीज नाइटस है इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ये जब बर्थ हो जाती है तो डिस्पेयर हो जाता है और ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर जब मदर का होता है तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी। इसमें ये कहता है कि इट इंक्रीज इन बोथ द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज हैव अकर ग्लोबली। कि जो अब प्रेवलेंस और इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस रेट होता है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है वो कितनी तेज़ी से अकर हो रही है, जबकि प्रेवलेंस रेट कहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इससे इफ़ेक्ट हो चुकी है। कह रहा है कि इंक्रीज़ हो चुका है बहुत प्रेवलेंस और इंसिडेंस में टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब नंबर ऑफ़ केसेस अगर हम देखें डायबिटीज़ नाइटस के वर्ल्ड वाइड इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 150 मिलियन, तो वो 150 मिलियन केसेस हो चुके हैं अपेयर। दिस नंबर इज़ प्रेडिक्टेड टू डबल बाय 2025 विद प्रेवलेंस रेट ऑफ अबाउट 5.4%। अब ये प्रेडिक्टेड किया जा रहा है, यानी पहले से वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो ये डबल हो जाएगा 2025 में इसका रेट, यानी कि अभी 150 मिलियन है तो 2025 तक में भी 300 मिलियन तक जाए और जो इसकी प्रेवलेंस रेट जो पॉपुलेशन इफेक्ट होगी वो भी 5.4% इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, प्रीवियसली अ डिजीज़ ऑफ द मिडल एज एंड elderly, type 2 diabetes has recently escalated in all age groups and is now being seen in younger age groups including adults and especially in high risk population। कहते हैं कि पहले जो डिज़ीज़ थी वो मिडल एज में या एल्डरली में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अब तकरीबन तमाम एज ग्रुप्स में देखी जा रही है, हर उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है और यंगर एज ग्रुप्स में भी, एडोलेसेंट्स में भी, बलोगत की उम्र में भी, स्पेशली उनमें जिनके जो रिस्क फैक्टर हैं या जो पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस है, जो रिस्क फैक्टर हैं जो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है, टाइप 2 स्पेशली। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो ये है कि नेचुरल हिस्ट्री क्या है। तो नेचुरल हिस्ट्री में हम देखेंगे एजेंट, यानी इसका कॉज क्या है। द अंडरलाइन कॉज ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन इंसुलिन डिफिशिएंसी विच इज़ एब्सोल्यूट इन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट मेलिटस एंड पार्शियली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। कहता है कि इसकी जो वजह है डायबिटीज मेलिटस की वो इंसुलिन की कमी है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में जो सबसे बड़ी वजह है इंसुलिन की कमी है और कुछ पार्शियल ये होती है वजह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में, क्योंकि जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है कि इंसुलिन बनती नहीं है, लेकिन नॉन इंसुलिन में डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में पार्शियल इसलिए है कि उसमें बनती तो है लेकिन सेल रेसिस्टेंस होती है और सेल उसका यूज़ नहीं कर पाते। और इट में भी ड्यू टू पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स के पैंक्रियाज में इशू हैं और बीटा सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, और इट में भी ड्यू टू द डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन के जो इंसुलिन हार्मोन है वो ठीक तरह से नहीं बन रहा और जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो गया और डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, यानी कि जो बीटा सेल्स हैं बॉडी में पैंक्रियाज में वो डिस्ट्रक्शन हो गई उनकी और वो इंसुलिन नहीं बना रहे। या जेनेटिक डिफेक्ट्स ये कि मीन्स जीन्स में कोई इशू आ गया है, स्पेशली वाइट पीपल की जीन्स ज़्यादा इफेक्ट होती है जिसमें HLA-DR3 एंड HLA-DR4 बहुत इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर्स कि कौन कौन से जो होस्ट के फैक्टर्स हैं इसमें, तो अगर देखें इसमें तो एज है कि उम्र देखी जाती है, सेक्स यानी मेल या फीमेल, जेनेटिक फैक्टर्स, जीन के फैक्टर्स या जेनेटिक मार्कर्स, जिसमें मैंने पहले बताया कि वाइट पीपल की जीन्स जो है वो ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीज़ पे इफेक्ट करती है, यानी उनमें जो जीन्स होती हैं HLA-DR3 एंड HLA-DR4 उनका जो ये होता है कि वो जीन्स जब उनमें पाई जाती हैं तो उन्हें ऑटोइम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इम्यून मैकेनिज़म्स है कि अगर किसी का क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो उसमें चांसेस हैं कि उसको कोई भी जो डिज़ीज़ है वो जल्दी अटैक करे। ओबेसिटी है जो कि ओबेसिटी इज़ कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल डिजीज़, इसे तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है।
तो ओबेसिटी मोटापापन है, फैट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं बॉडी में, तो एब्सोल्युटली जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में होता जाएगा। और इट में भी ड्यू टू मैटरनल डायबिटीज़ के मदर को डायबिटीज़ थी, जैसे फैमिली हिस्ट्री कहते हैं ना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो मदर में थी मैटरनल डायबिटीज़, मदर से फिर चिल्ड्रन में आ सकती है, बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, कि माहौलियाती रिस्क फैक्टर कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि सबसे पहला है कि अब कोई ऐसा बंदा है जो भाई अब हर इंसान की जो लाइफस्टाइल है ना वो एक प्रॉपर होना चाहिए। अब कोई ऐसा बंदा है जो उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है लाइफ में, एंड कोई प्रॉपर उसके रेगुलर चेकअप्स वगैरह नहीं है, तो उसमें ये है चांस कि वो ज़्यादा बीमारियाँ उसे घेर लें। तो लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो फिर ये हो सकता है कि उसका माहौल ऐसा है कि उसको प्रॉपर वो अपनी केयर नहीं कर रहा, और प्रॉपर कोई कुछ भी नहीं है, उसकी रेगुलर चेकअप्स, मेडिकल केयर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डाइट यानी कि वो ऐसी डाइट ले रहा है या डाइटरी फाइबर। अब ये 3 पॉइंट्स आपस में बहुत रिलेट करते हैं, डाइटरी फाइबर और मेलन्यूट्रिशन। यानी वो ऐसी डाइट ले रहा है जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह है, और वो ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है, और अदर चीज़ें जो हैं वो कैलोरीज बर्न करने वाली चीज़ें या कैलोरीज ज़्यादा करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उसकी डाइट में हैं, और वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो रहा है जिस वजह से, या जिसकी वजह से उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी वो डाइट ले रहा है, तो वो भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अल्कोहल की कंजप्शन अगर हो रही है तो वो भी उसकी रिस्क फैक्टर है। केमिकल एजेंट्स हैं कि वैसे माहौल में रह रहा है जहाँ पे उसके जो बॉडी में इस तरह के केमिकल्स एंटर हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रेस जो है वो भी बहुत मेजर कंसिडर किया जाता है किसी भी डिजीज़ में, और चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्योंकि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली ब्रेन पे जाके दिमाग पे जोर पड़ता है, और वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस फिर जो हैं वो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से असरअंदाज होते हैं। जैसे कि अब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो अब यही पूछता है, उसका पहला सवाल जो होता है आपसे इसकी हिस्ट्री लेते हुए वो यही होता है कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि जो टेंशन है वो बहुत सी बीमारियां टेंशन की वजह से भी होती हैं, और बहुत से लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो मे बी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है कि ब्लाइंडनेस हो जाए, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना में वो ब्लीड करना स्टार्ट कर जाती हैं, और जिसकी वजह से आई ब्लाइंडनेस हो सकती है। और सेकंड नंबर पे है किडनी डिजीज़, कि जो डैमेज हो जाती हैं ब्लड वेसल्स। हमारी जो किडनी के यूनिट होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, जो कि क्लस्टर्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से फिल्टर करते हैं, और अगर ये डायबिटीज़ होगी तो वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी, और किडनी की डिजीज़ भी हो सकती है। और नर्व डैमेज हो जाएंगी, जो हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल्स कंडक्ट करती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, और जो कि हार्ट की फोर्स को स्पेशली कंट्रोल कर रही होती हैं, जो आर्टरीज वगैरह हो सकती हैं वो भी डैमेज हो सकता है इसकी वजह से, शुगर लेवल हाई होने की वजह से ब्लड में। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट पे भी जो है वो असर पड़ेगा, आर्टरीज नैरो होना शुरू हो जाएंगी और हार्ट अटैक हो सकता है, और सर्कुलेशन जो है वो लॉस हो सकती है आर्म्स में एंड लेग्स में, और उसकी वजह से एम्प्यूटेशन भी हो सकती है, यानी वो बॉडी का जो हिस्सा है उसको कट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे ओपन जो डायबिटीज़ नाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि अल्सर बनना शुरू कर जाते हैं, ओपन अल्सर, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उनके टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस जो बॉडी पार्ट को है वो कट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज़ की। कि रिस्क फैक्टर ये है कि ओवरवेट एंड डायबिटीज़, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबीस है, तो उसको भी उसकी जो ऑटोमेटिकली उसकी फ़ैट इतनी ज़्यादा होगी बॉडी में तो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री के अगर पहले है, कुछ बीमारियां या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती हैं। उसमें एक ये भी है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में पहले था तो परदादे से दादा में, दादा से फिर वालिद में, फिर वालिद से इस तरह से बच्चों में चलती जाती है वो चीज़ ना, तो फिर इसकी फैमिली हिस्ट्री भी इसकी देखी जाती है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पहले था, या जो ओवर वेट हैं, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जाहिर है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, और फिर ब्लड पे ग्लूकोज शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। और मे बी ड्यू टू गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ थी तो मे बी वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई, इट सम लाइक सच केस। एंड नेक्स्ट इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो हैं कि रेटिनोपैथी।
रेटिनोपैथी इसकी कॉम्प्लिकेशन किस तरह से है कि रेटिनोपैथी में हम देखते हैं कि आई की डिजीज़ होती है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना में वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स स्वेल करना शुरू कर देती हैं और लीक होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से रेटिनोपैथी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूरोपैथी में क्या होता है कि नर्व जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि जो फैट्स का लेवल है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं। और फिर नेफ्रोपैथी में ये होता है कि जो डायबिटीज़ होती हैं वो नेफ्रॉन्स जो किडनी के फंक्शन यूनिट हैं उनको थिक कर देती है और जो वेस्ट मटेरियल है बहुत कम फिल्टर होता है जिसकी वजह से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती और नेफ्रोपैथी हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, लोड पड़ेगा, आर्टरीज नैरो होंगी तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाएगा। और एम्पुटेशंस हमने जैसे कि डिस्कस किया कि बॉडी के पार्ट्स को कट भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब 2 स्ट्रेटजीज हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, एक पॉपुलेशन स्ट्रेटजी एंड हाई रिस्क स्ट्रेटजी। हम एक एक करके देखते हैं। तो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी ये है, The scope for primary prevention of insulin-dependent diabetes mellitus is limited on the basis of current knowledge and is probably not appropriate. कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन का जो स्कोप है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में वो लिमिटेड है क्योंकि करंट नॉलेज हमारे पास इसके बारे में कम है और ये इतना मुनासिब भी नहीं है। However, the development of prevention program for non-insulin dependent diabetes mellitus based on elimination of environmental risk factor is possible. अगर तो हम लोग डेवलपमेंट करें प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की तो और एलिमिनेट कर दें यानी कि ख़त्म कर दें जितने भी इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर हमने अभी उसके बारे में पढ़ा है तो हो सकता है कि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है उससे हम लोग बच सकें। There is need for primordial prevention, that is prevention of the risk factor in countries in which they have not appeared. कहते हैं कि पहले ही प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है रिस्क फैक्टर्स की, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे भी ये अपेयर नहीं हुई उस तरह की, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे पहले ही प्रिवेंशन कर लें। नेक्स्ट है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। हाई रिस्क स्ट्रेटजी क्या है? देयर इज नो स्पेशल हाई रिस्क स्ट्रेटजी फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, कि कोई भी स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के लिए क्योंकि उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती ना, इम्यून सिस्टम डिफेक्ट होता है। लेकिन जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है वो अपीयर्स टू बी लिंक्ड विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। करेक्शन ऑफ दीज में रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलिटस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। कि अगर आपने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस से बचना है तो वो ये हो सकता है कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करें, अपने न्यूट्रिशन जो है वो ठीक करें, उनकी मकदार, ओबेसिटी से बचें, मोटापे से बचें, अपना वेट कम करें और इन सब की जब करेक्शन करेंगे तो डायबिटीज मेलिटस की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। When diabetes is detected, it must be treated adequately. जब डायबिटीज़ को आपने डिटेक्ट कर लिया है तो उसको फ़ौरन और मुनासिब तौर पर उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। एम ऑफ ट्रीटमेंट आर, अब इस ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एज क्लोज विद इन द नॉर्मल लिमिट एज इज प्रैक्टिकेबल। कहता है कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल लिमिट पे लाया जाए। हमें पता चल गया है कि इस बंदे को भी ये है, अब उसको कंट्रोल किया जाए, यानी अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसको डायबिटीज़ होने से बचा के नॉर्मल उसकी वैल्यूज़ पे लाया जाए। टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा ओबीस है तो उसकी ऐसी डाइट की जाए कि जिससे उसका वेट कम हो, उसे एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाए, वॉक का कहा जाए, चावल खाने से मना किया जाए एंड उसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाया जाए डाइटिशियन से। एंड द ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड डाइट अलोन, कहता है कि इसका जो डाइट प्लान बनाया जाएगा डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट उसकी ठीक होगी। डाइट एंड ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, वो डाइट के साथ साथ अपनी ऑरल जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं जो डायबिटिक्स के अगेंस्ट ली जाती हैं उसको कम करने के लिए वो ले। और डाइट एंड इंसुलिन, या फिर वो डाइट के साथ साथ इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाए तो वो बच सकता है इस मतलब उसकी टर्शरी में जाने से ये कंडीशन बच सकती है। रूटीन चेकिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, के ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल है उसकी रूटीन चेकिंग हो और यूरिन की रूटीन टेस्ट किए जाएँ प्रोटीन्स चेक करने के लिए, उनका लेवल चेक करने के लिए। और ब्लड प्रेशर चेक किया जाए कि वो ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उसकी मेडिसिन ली जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। फीवर एक्टिविटी एंड वेट शुड बी डन रेगुलरली। इसके अलावा उसकी आइज़ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अगर आना शुरू हो गया तो उसकी कंडीशन देखी जाए, टेस्ट वगैरह करवाए जाएँ। और जो वेट है वो सबसे पहले जो वेट पे बहुत ज़्यादा असर दिया गया है कि वज़न को कम किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है टर्शरी प्रिवेंशन। डायबिटीज़ इज मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू इट्स कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज़ जो है, अब जब टर्शरी प्रिवेंशन ये होती है कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो जो डायबिटीज़ है वो मेजर काज है डिसेबिलिटी की वजह से, यानी टर्शरी स्टेज पे जब आता है तो डिसेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, यानी बॉडी के फंक्शन जो है वो अपनी एबिलिटी खोना शुरू कर देते हैं काम करने की। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस, यानी कि ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना, किडनी फेलियर, किडनी
जो है वो गुर्दा जो है अपना काम करना छोड़ देगा। और गैंग्रीन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी गैंग्रीन कहते हैं कि जो बॉडी टिश्यूज़ है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से जो बॉडी जो पार्ट है वो वहाँ पे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है। Main objective at the tertiary level is to organize specialized clinics and units capable of providing diagnostic and management skills of a higher order. इसका मतलब ये है कि जो हर एक चीज़ का ना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मकसद होता है। अब टर्शियरी लेवल पे अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? हमें स्पेशलाइज क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और वहाँ पे इस तरह के यूनिट्स हों और या इस तरह का स्टाफ हो जो कि प्रोवाइड करे डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि एक हाई ऑर्डर की, एक अच्छी ऑर्डर की, एक बेहतरीन जो स्किल्स हैं वहाँ पे हों, जिससे पता चल सके कि इस पेशेंट को है क्या, डायग्नोसिस करने के सारे टूल्स वहाँ पे हों और मैनेजमेंट स्किल्स हों कि हर एक जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं। कि कोई भी जगह है, क्लिनिक है या कोई भी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे इस तरह का ऑर्डर हो, इस तरह का निज़ाम हो कि वहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हों कि पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री, उसका डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, ये सारा प्लान बहुत अच्छे से किया जाए ताकि किसी भी कंडीशन से डायबिटीज़ मेलिटस से कैसे बचा जाए। एंड that was all about my topic. Thank you so much.